एक गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। रमेश बहुत ही सक्रिय और सभी को वो हंसाता रहता था। शारदा अपने बेटे को बहुत लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ा की थी। प्रसाद भी अपने बेटे रमेश से बहुत प्यार करते थे, पर कभी उन्होंने जताया नहीं। तभी एक दिन रमेश कहता है, माँ सुनो, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहता हूँ। हाल ही में तो गए थे बेटे, फिर जा रहे हो? क्यों, मुझे जाना नहीं चाहिए? माँ तुम रोक टोक क्यों कर रही हो? मैं सभी जगह घूम के देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी खुशी नहीं चाहती हो? हाय रे, मैंने अब क्या कहा? तुम इस तरह से बातें बना बना के मुझे भावुक मत करो, समझे ना? मैं सिर्फ तुम्हें जाने की अनुमति दे सकती हूँ, पैसे वैसे नहीं दे सकती हूँ। तुम्हारे पापा आ रहे हैं, तुम खुद ही पूछ लो। माँ, मैं पिताजी से नहीं पूछ सकता। कैसे भी तुम्हें पूछना होगा। कहोगी तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। प्लीज माँ, पूछो ना। आ रहे हैं, तुम ज्यादा बोलो नहीं। प्रसाद सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर गए थे। जैसे वो घर आते हैं, शारदा और रमेश कुछ बड़बड़ा रहे थे। क्या हुआ, ऐसे चोरों के तरह खड़े हो? कुछ गलती हुई है? नहीं जी, हमारा बेटा टूर पे जाना चाहता है। आप पैसे देंगे तो वो चला जाएगा। सिर्फ 2 दिनों के लिए पिताजी, मैं जल्दी लौट आऊंगा। मतलब मेरी इजाजत नहीं लेना है, बस तुम्हें पैसे लेना है। मैं बस एटीएम मशीन बन गया हूँ, मेरी कोई कीमत ही नहीं। ऐसा नहीं पिताजी, मैं आपकी अनुमति लेकर तभी जाऊंगा। प्रसाद थोड़ी देर सोचते हैं। तब तक प्रसाद को एक फोन कॉल आता है। फोन में बात करने के दौरान प्रसाद बहुत अचंभित होते हैं। वो थोड़ी सी चिंतित भी हो जाते हैं। फिर बहुत हड़बड़ाते हुए वो कहने लगते हैं, हम लोगों को अभी गांव जाना होगा, तुम लोग भी चलो। अरे इतनी जल्दी क्या है? आप इतनी चिंतित क्यों है? क्या हो गया? मैं सब कुछ बाद में बताऊंगा, पहले चलो तो। पिताजी, और मेरा टूर? अपना टूर छोड़ो, पहले हमारे साथ चलो। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। इस तरह प्रसाद अपनी पत्नी शारदा और रमेश को लेकर निकल जाता है। सारा दिन वो यात्रा करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वो अपने दोस्त गोपाल के घर पे पहुंचते हैं। गोपाल अपने दोस्त को देखकर उसे गले लगा लेता है। फिर दोनों की आंखें नम हो जाती है। दीदी कैसी है? ठीक है, पर वो कह रहे हैं ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन होने पे ही वो ठीक होगी। कब है ऑपरेशन? भैया, क्या हुआ भाभी को? उसको हार्ट में दिक्कत है, कह रहे हैं ऑपरेशन करना होगा। बेटी अनामिका है, अभी वही अस्पताल में उसके पास है। फिर वो सभी एक साथ अस्पताल जाते हैं। वहाँ वो जाके गोपाल की पत्नी से मिलते हैं। गोपाल की पत्नी के बगल में ही उसकी बेटी अनामिका सो रही थी। अनामिका को देखकर गोपाल कहने लगते हैं, ये क्या बेटा, तुम्हारी माँ बीमार है और तुम आके अपनी माँ के बिस्तर में यहाँ सो रही हो? बेटा, मैं प्रसाद चाचा। हाँ, आप याद है चाचा। इसी तरह सभी लोग बातचीत करते हैं। अगले दिन गोपाल की पत्नी का ऑपरेशन होता है। प्रसाद, शारदा, गोपाल तीनों अस्पताल में रुकते हैं। खाना ले आने के लिए रमेश और अनामिका घर जाते हैं। सुनो, तुम सब्जियां जल्दी जल्दी काटो ताकि मैं जल्दी खाना पका सकूं। इस बात के लिए तुम बुरा मत मानना। हाँ, मैं अभी कर देता हूँ। जैसे अनामिका कहती है, रमेश भी सब्जियां काटने लग जाता है। वैसे तुमने सब्जियां काटी है ना, तो तुम खाना बनाओ ना प्लीज। तुम YouTube में कुकिंग वीडियोस देख सकते हो और बना सकते हो। अनामिका पहली बार उससे मिली थी, फिर भी उससे वो सारा काम करवा लेती है। वो दोनों खाना डब्बे में भर के अस्पताल ले जाते हैं। उनके अस्पताल पहुंचने के बाद कुछ देर तक बहुत हंसी मजाक चलती है। वहाँ पे वो 2-3 दिन तक रहते हैं। फिर गोपाल और प्रसाद रमेश और अनामिका की शादी की बात चलाने लगते हैं। 1 हफ्ते के बाद रमेश और अनामिका की शादी हो जाती है। अब शहर की बहू रानी गाँव आ जाती है। बहू के आने से पूरा घर जगमगा उठता है, पर रमेश को अपनी पत्नी के बारे में अच्छे से पता था, जिस वजह से उसे झिझक हो रही थी। माँ, उसने मुझे अपने घर में खाना पकवाया, अब वो यहाँ आ गई है, पता नहीं मुझसे क्या करवाएगी। अरे तुम बस देखते रहो, मैं उससे कैसे घर का काम काज, खाना पकाना सब करवाती हूँ। वो बात नहीं है माँ। कुछ मत कहो, बस देखते रहो। फिर शारदा अपनी बहू अनामिका को वहाँ बुलाती है। सासू माँ के बार बार बुलाने पे भी अनामिका अपने कमरे से हिली नहीं।
अनामिका आई नहीं ये देखकर शारदा उसके कमरे में जाती है। वहाँ अनामिका खराटे लेकर गहरी नींद में सो रही थी। हाय भगवान, सूरज सर पे चढ़ गया, ये तो अभी तक सो रही है। पता नहीं मैं इसे कैसे संभालूंगी। बेटा अनामिका, अनामिका उठो बेटा, सुबह हो गई है, उठो, काम भी बाकी है। थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ माँ जी। मैं तुम्हें उठने को कह रही हूँ, उठो अब। इस तरह जब शारदा चिल्लाती है तो अनामिका उठ जाती है। उसके बाद शारदा उसे कुछ काम थमा देती है। घर साफ करने को कहती है और बर्तन धोने को कहती है। आलसी होने के कारण अनामिका अपना दिमाग का इस्तेमाल करती है। घर साफ करने के लिए वो टेबल फैन लगा देती है। जैसे ही पंखा घूमता है वैसे ही सारा धूल उड़ जाता है। उसने बर्तन भी वॉशिंग मशीन में डाल दिया और कुछ देर बाद बाहर निकाल लिया। इस तरह से उसने अपने दोनों काम को खत्म कर लिया। उसके इस हरकत को देखकर शारदा अपना सर पीटने लगती है। बाप रे बाप, ऐसा कौन करता है? इतनी आलसी, ये तो मुश्किल है। सासू माँ, क्या फायदा सोच के आपने जो कहा था मैंने कर दिया ना। शारदा चाहे कितना भी कुछ कह क्यों ना ले, पर अनामिका ने अपनी आलसीपन नहीं छोड़ी। घर का कामकाज भी नहीं होता था। प्रसाद और रमेश घर पर भी नहीं थे। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाता है। अनामिका में कोई बदलाव नहीं आता। अब क्योंकि करने का कुछ था नहीं, इसीलिए शारदा ही घर का सारा कामकाज करती है। शारदा की ये हालत देखकर रमेश हंसता है। फिर शारदा रमेश से भी घर का काम करवाने लगती है। तब से आलसी बहू के आने से उनकी जिंदगी ऐसी ही कटने लगी। रामपुर गांव में शारदा का बहुत सम्मान था। वहाँ के लोग शारदा की प्रशंसा करते थे। वो एक अमीर महिला थी और बहुत ही स्मार्ट थी। पर शारदा को रमेश नाम का एक बेटा था। वो बहुत ही मासूम था। मानसिक रूप से बीमार होने के कारण कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए आगे नहीं आ रही थी। शारदा अपने बेटे की शादी के लिए कई बार सोची, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तभी एक दिन एक पुजारी उनके घर आया। भले ही उसकी बातें शारदा को पसंद नहीं आई, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसका प्रस्ताव उसने स्वीकार कर लिया। देखिए, आपके बेटे के बारे में जानने के बाद कोई उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने एक अच्छा रिश्ता देखा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो अनाथ है। आपके बेटे की शादी कराने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं, इसीलिए ये रिश्ता आपके लिए सही रहेगा। आप कह रहे हैं वो अनाथ है, इसके लिए चिंता नहीं है। वो दहेज नहीं लाएगी, वो भी ठीक है। बस मुझे इसी बात की चिंता है। आपको तो पता है मैं कितनी प्रसिद्ध हूँ इस गांव में। जो लड़की आएगी वो मेरे से या मेरे आसपास के बरादरी की होनी चाहिए। अनाथ लड़की को मैं कैसे मान लूं, बताइए। आपके पास कोई और चारा भी नहीं। आप अगर अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचती तो आप ऐसी बात नहीं करती। ये सब के बारे में मत सोचिए। इस लड़की के साथ शादी कराइए, बाद में ईश्वर की मर्जी। ठीक है पंडित जी, फिर इसी लड़की से शादी की बंदोबस्त कराइए। इसके बाद पंडित जी अनाथ अनामिका की शादी रमेश के साथ करा देते हैं। फिर एक हफ्ते के अंदर ही बहुत ही कम लोगों को बुलाकर अनामिका और रमेश की शादी मंदिर में ले जाके करा दी जाती है। ससुराल आने के बाद अनामिका को अपने पति की परिस्थिति के बारे में पता चला। ये जानकर वो बहुत दुखी हुई। बहू की हालत देखकर शारदा उसे जाकर संतावना दी। देखो बेटा, मेरे बेटे के पास सब कुछ है, बस उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है जरा सा। ये सब सोचकर मेरे बेटे को नजरअंदाज मत करना। इतने दिनों से मैंने अपने बेटे का ख्याल रखा है, अब ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अनाथ हो सकती हूँ, पर ऐसा करके आपने ठीक नहीं किया। संपत्ति नहीं है तो क्या हुआ, मेरा अस्तित्व है। एक महिला होके आप दूसरी महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? यहाँ पे तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम इस तरह से बात कर रही हो? इसमें जान लो तुम्हारा ही नुकसान है। अच्छे से रह के इस परिवार को देखोगी तो अच्छा रहेगा। ना कह दोगी, ना कहोगी तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। जब शारदा ऐसा कहकर चली जाती है, थोड़ी देर के बाद उस घर की नौकरानी पार्वती आती है। अनामिका को देखकर पार्वती को बहुत बुरा लगता है। उस घर की सच्चाई के बारे में पार्वती बताना चाहती थी, क्योंकि वो अनामिका को नहीं जानती थी, इसीलिए सोचा कि 2-4 दिन देख लिया जाए। आखिरकार उसे एक अच्छा समय मिल गया अनामिका से बात करने का।
देखो दीदी, आप कभी भी इस घर के पीछे के पुराने कमरे में मत जाना। अपनी सासू माँ के मुंह पे जवाब मत देना। जो भी कुछ लगेगा आप मुझसे कहना, मैं दे दूंगी। ठीक है ना? ठीक है पार्वती। जब से पार्वती ने उस कमरे के बारे में बताया, उसका पूरा ध्यान उसी कमरे में रहने लगा। वो सोचती रहती है कि पार्वती ने आखिरकार ऐसा कहा क्यों। वो अपनी खिड़की से पीछे वाले घर को देखते रहती थी। उसे लगता था कि उसे कोई बुला रहा है। फिर वो अपने काम में व्यस्त हो जाती थी। इसी तरह एक हफ्ता निकल जाता है। उस दिन शारदा घर में नहीं थी। रमेश उधर सो रहा था। पार्वती भी उस दिन काम पे नहीं आई। उसे लगा यही अच्छा वक्त है उस पीछे वाले पुराने घर में जाके देखने का। उस कमरे में कुछ भी नहीं था, बस एक साड़ी था। वो साड़ी बहुत ही खूबसूरत था। फिर किसी को बिना बताए अनामिका वो साड़ी लेके उस कमरे से बाहर निकल आती है। रात को नहाने के बाद अनामिका वो साड़ी पहनती है और आके शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। वो खुद को शीशे में देख ही नहीं पाती। अनामिका आश्चर्य हो जाती है। बाद में वो साड़ी पहन के वो पार्वती के पास जाके खड़ी होती है। क्या हुआ दीदी, आप इतने गहने पहनी है? कुछ खास है क्या? आज कहीं जा रही हैं क्या? अरे नहीं नहीं, कहाँ जाऊंगी? मालकिन, आपके गहने बहुत सुंदर है। आप बहुत सुंदर लग रही है। आपका गला का हार का तो क्या कहना। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकती हो। मैं सच में कह रही हूँ, ले लो। अनामिका ने जैसे ही कहा, पार्वती ने अनामिका का गले का हार ले लिया। जैसे ही वो हार पार्वती ले लेती है, वो हार सभी को दिखना बंद हो जाता है। अनामिका आश्चर्य होती है, पर वो समझ जाती है जो वो साड़ी पहनी है वो एक मायावी साड़ी है। फिर उसने सोचा इसी मायावी साड़ी से वो अपने पूरे परिवार को खुश करेगी। वो अपने पति को साधारण इंसान में बदलना चाहती थी। वो उस मायावी साड़ी की मदद से अपने मंद बुद्धि पति को साधारण इंसान में बदल लेती है। ये सब देखकर शारदा को अनामिका पे संदेह होता है। अरे बहू, मैं तुम में बहुत कुछ बदलाव देखती हूँ। कभी कभी तुम घर पे होती हो फिर भी अदृश्य हो जाती हो। मुझे समझ में नहीं आता कहाँ गई हो। रमेश भी ठीक हो गया है, ये सब कैसे संभव हुआ? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। सच क्या है, जल्दी से बताओ, बताओ मुझे। कुछ भी तो नहीं सासू माँ, मेरे प्रार्थना की वजह से उनकी सेहत ठीक हो रही है। ये तो मेरा सौभाग्य है, ना जादू ना परिकल्पना। देखो बेटा, मेरी उम्र हो गई है, मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत है। तुम सच बताओ। जब सासू माँ ने इतनी बार पूछा तो अनामिका ने आखिरकार जो सच था वो बता ही दिया कि उसे एक मायावी साड़ी मिली है, वो भी उस पुराने कमरे से। काफी दिन पहले एक स्वामी उस कमरे में रहते थे। उसके बाद वो कुछ दिनों तक दिखे ही नहीं, पर कोई उस कमरे में घुस नहीं पाता था। अब पता चला ये सब कुछ हो रहा था उन्हीं के जादू के कारण। जो भी हो सासू माँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस मायावी साड़ी से मैं कई लोगों को मदद कर सकती हूँ। मैं देखूंगी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मैं सभी को खुश करने की कोशिश करूंगी। मैं बहुत खुश हुई बेटा। इस तरह उस मायावी साड़ी को देखकर सास बहू बहुत खुश होती है। उस मायावी साड़ी की मदद से वो कई लोगों की मदद भी करते हैं। वो देखते थे कि गांव वाले या अपने परिजनों की किसी चीज को लेके समस्या ना हो। मायावी साड़ी से बहू को अच्छा काम करते देख शारदा बहुत खुश होती है। वो हमेशा कोशिश करती थी कि जो लोग मुसीबत में हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, किसी समस्या में फंस गए हैं, उनकी जाके सास बहू मदद करे। इस तरह से मायावी साड़ी की मदद से सास बहू कई लोगों की जिंदगी सुधार देती हैं।